हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम बात करेंगे लिगेंड्स के आगे के टॉपिक के बारे में। जिससे पहले के लेक्चर में हमने आपको लिगेंड्स के बारे में बताया था। लिगेंड्स में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स बताया था, जो कि दो बेसिस पे हमने बताया था। पहला बेसिस था डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे था वो है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड्स। तो लिगेंड्स पे चार्ज के नेचर के आधार पर हमने बताया था तीन तरीके के होते हैं, न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक लिगेंड्स होते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स के बेसिस पर, तो डिफरेंट टाइप्स के मोनोडेंडेट, बाइडेंडेट, ट्राइडेंडेट, टेट्राडेंडेट, पेंटाडेंडेट और हेक्साडेंडेट बताया था। साथ ही साथ ब्रिजिंग लिगेंड्स के बारे में भी हमने आपको बताया था। जनरली ट्राइडेंडेट से लेकर के हेक्साडेंडेट तक के जो लिगेंड्स थे उनको हम पॉलीडेंडेट के नाम से भी जानते हैं, और इनके हमने एग्जांपल्स भी बताए थे, नाम भी लिखा था कि कौन कौन से जनरली लिगेंड्स इस कैटेगरी में रहते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द चिलेशन एंड डेंटिसिटी। व्हाट इज द चिलेशन एंड व्हाट इज द डेंटिसिटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं चिलेशन एंड डेंटिसिटी के बारे में। ठीक है, चिलेशन एंड डेंटिसिटी के बारे में क्लियर। चलिए, तो अगर हम चिलेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको ये समझना है कि सम लिगेंड्स आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग मोर देन a single electron pair from different atoms in one ligand। यानी कि एक लिगेंड है और उस लिगेंड में एक से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, और डिफरेंट साइड्स पे, यानी कि एंड टू डिफरेंट साइड्स इन द जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट साइड पर ये क्या करते हैं, लोन पेयर्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, और इन्हें हम जनरली मल्टीडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मल्टीडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जब भी कभी मल्टीडेंटेट लिगेंड्स मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो ऐसे समय में एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। जनरली रिंग में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 5 या 6 हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिनमें रिंग का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को हम चिलेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? चिलेशन का नाम देते हैं। क्लियर। तो ध्यान ये देना है कि जनरली जो मल्टीडेंटेट लिगेंड्स हैं, ठीक है, जिनमें मोर देन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, डोनेट करते हैं। मोर देन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो भी डिफरेंट एटम से। ठीक है, डिफरेंट एटम से सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं। तो इनमें जनरली रिंग का फॉर्मेशन होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स में, और इस कॉम्प्लेक्स को हम चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिनमें रिंग का फॉर्मेशन होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चिलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल्टी डेंटेट लिगेंड्स डोनेट more than one electron pairs। multidentate ligands donate more than one electron pairs from different donor atoms। ध्यान रखिएगा, डिफरेंट डोनर एटम्स। ठीक, and form ring in the complex
ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स is known as chelate complex, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चिलेशन का नाम देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज चिलेशन, और इसे हम क्या कहते हैं, चिलेशन का नाम देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज चिलेशन, ठीक है, क्लियर। इसे हम क्या कहते हैं, चिलेशन कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि चिलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जनरली जो रिंग है ये कैसा होता है, यूजुअली 5 और 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, यूजुअली 5 और 6 मेंबर्ड, ठीक है। ये रिंग कैसा होता है, यूजुअली 5 या 6 मेंबर्ड रिंग होता है। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास है एथिलीन डाइएमीन। आपको पता है एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला होता है CH2NH2 एक साइड पे, और इससे फिर से CH2 जुड़ा होगा और ये NH2 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही हमने एक और ले लिया है CH2 और यहाँ पे क्या है NH2 और NH2, इसे हम कहते हैं एथिलीन डाइएमीन। तो यहाँ पे 2 एथिलीन डाइएमीन है और इन दोनों को हमने कॉपर पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया गया है, और इस पे होल पे अगर हम देखें तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। होल पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं इसे हम चिलेट कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। रीजन क्या है चिलेट कॉम्प्लेक्स कहने का, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका पूरा का पूरा एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है और इधर एक पूरा का पूरा रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब भी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स में जिनमें मल्टीडेंटेट लिगेंड्स रिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर चिलेट कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोसेस को चिलेशन का नाम देते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जनरली द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप्स इंडिकेट द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, ठीक है। यानी कि अगर हम डेंटिसिटी की बात करें तो जितने लिगेंड्स जुड़े होते हैं उनके नंबर के बेसिस पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेंटिसिटी का पता करते हैं, ठीक है। डेंटिसिटी का पता करते हैं। और अगर सपोज दैट आपके पास जो लिगेंड्स है तो चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं देन द यूनिडेंटेट एनालॉग्स, ठीक है। यानी कि चिलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। याद रखिएगा, अगर जिनमें रिंग का फॉर्मेशन होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स यानी कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया था इसको जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं Cu, ठीक है, En ऐसे करके, और इस पे कितना था 2+। En का मतलब यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन कितने हैं, 2, ठीक है। एक यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन आपका बाइडेंटेट है, ठीक है। तो डेंटिसिटी निकालने का फार्मूला होता है, जितना आप डेंटिसिटी कैसे पता चलता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप्स से, यानी कि द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप्स इंडिकेट द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप्स is number of such ligating groups indicates the denticity of the ligand, indicate the denticity of the ligand। ligand की क्या बताते हैं, डेंटिसिटी के बारे में बताते हैं। क्लियर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें
तो चीलेटिंग लिगेंड्स, ध्यान रखिएगा, चीलेटिंग लिगेंड्स जनरली क्या करते हैं, चीलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, चीलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं इन कंपैरिजन टू देन यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यानी कि ऐसे लिगेंड्स जो जनरली कैसे होते हैं, यूनिडेंटेट होते हैं। अगर हम इन लिगेंड्स की बात करें जो कि रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते, वहीं पे अगर चीलेट लिगेंड्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये ध्यान में रखना आपको। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, चीलेटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो आपको मैंने जस्ट अभी यहाँ पे चीलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन यूनिडेंटेड लिगेंड्स लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, चीलेटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं, चीलेटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? जनरल वे में अगर देखें तो जो चीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं जिनमें अनसैचुरेटेड ग्रुप्स यानी कि डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, ये 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बनाते हैं, यानी कि इन जनरल chelating ligands which do not contain unsaturated groups form 5 membered stable ring। ध्यान रखिएगा, in general chelate group which do not chelate groups which do not contain unsaturated या unsaturation form 5 membered stable ring। ये जनरली क्या करते हैं, 5 membered stable rings का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहीं पे जिनमें अनसैचुरेटेड ग्रुप्स पाए जाते हैं यानी कि डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ये जनरली 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड अनसैचुरेशन या अनसैचुरेटेड चीलेटिंग ग्रुप्स फॉर्म 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग। क्या करते हैं, 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसा कि अनसैचुरेटेड के लिए आप देखेंगे या एक तरीके से सैचुरेटेड की बात करें तो मैंने आपको अभी कॉपर के साथ एथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर बनाया था और उसमें जो रिंग बना था वो कॉपर को कंटेन करते हुए कुछ इस तरीके से था। ध्यान से देखिएगा, CH2 CH2 NH2 NH2 और यहाँ से आपने दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर होता है और ये एक एक लोन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है, किसको, कॉपर को। और ऐसे ही सेम इधर से भी था, NH2 CH2 CH2 और साथ ही साथ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉपर को लेकर के 1 2 3 4 5 यानी कि 5 रिंग का मेंबर यहाँ पे है और 5 मेंबर्स इस रिंग में भी हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे अनसैचुरेशन की दशा पाई जाती है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन नहीं होता है जिनमें, यानी कि जिनमें अगर हम देखें डू नॉट कंटेन अनसैचुरेटेड ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड जिनमें नहीं पाया जाता है, उनमें अगर देखें तो 5 मेंबर्ड होता है, यानी कि ये सैचुरेटेड ग्रुप्स लिगेंड है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 5 मेंबर्ड का रिंग बन रहा है और यहाँ भी 5 मेंबर्ड रिंग बनता है। और वहीं पे जिनमें अनसैचुरेटेड चीलेटिंग ग्रुप्स होते हैं इनमें 6 मेंबर्ड का स्टेबल रिंग बनता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग है, आपने चीलेशन पढ़ लिया, डेंटिसिटी पढ़ ली। डेंटिसिटी लिगेंड के नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है। डेंटिसिटी निकालने का फॉर्मूला भी होता है जिसको हम बाद में बताएंगे।
ठीक है। साथ ही साथ आपको ये पता है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, जैसा नाम उस तरीके से उसकी क्या होती है, डेंटिसिटी होती है। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर पे डेंटिसिटी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली हेडिंग है, और वो है आपका यहाँ पर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स कहते हैं विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम थ्रू मोर देन वन साइड्स। ठीक है, यानी कि दोज लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम थ्रू मोर देन वन साइड्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दोज लिगेंड्स which can coordinate with central atom, यानी कि सेंट्रल एटम के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं थ्रू मोर देन वन साइड्स। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का नाम देते हैं, जैसे कि नाइट्रो, नाइट्राइड एक्सेट्रा। क्या है, नाइट्रो, नाइट्राइड, ये आपका मेटल है, और यहाँ पे नाइट्रो ये आपका है। ठीक है, और यहीं पे अगर नाइट्राइड की बात करें तो नाइट्रो होगा, तो नाइट्रो में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नाइट्रोजन बना रहा है, और यहीं पर कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है ये मेटल एटम के साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बना रहा है। तो NO2 में नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बना सकता है मेटल एटम के साथ, और ऑक्सीजन भी बना सकता है। यहाँ पे इसको नाइट्रेट कहेंगे, और यहाँ पे इसको नाइट्रो के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाइट्रो और नाइट्राइड, सॉरी नाइट्राइड। ठीक है, तो ऐसे समय में आप देख रहे हैं कि NO2 का, किसका, NO2 का नाइट्रोजन भी डेंटिसिटी में भाग ले रहा है, यानी कि डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, लोन पेयर को, और ऑक्सीजन का भी एक एटम क्या कर रहा है, लोन पेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिसमें मोर देन वन साइड्स हों उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सभी के सभी टर्म्स हैं जिनको हम जनरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इन टर्म्स के बिना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझना बिल्कुल भी बेकार है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं नहीं समझ सकते हो आप जब तक इन टर्म्स को अच्छे तरीके से ना समझ लो। ठीक है, चलिए अगला जो टर्म है, अभी तक हमने लिगेंड्स के बारे में बात किया, लिगेंड से पहले हमने सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन के रूप बारे में। ठीक है, थर्ड है वो है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, या फिर इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से जानते हैं। क्लियर, चलिए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की बात करें तो अ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी constitutes a central metal atom or ion bonded to a fixed number of oppositely charged ions or neutral molecules। ध्यान रखिएगा, अगर हम K4 एफिशिएंसी से एक एग्जाम्पल लेकर हम चलें तो इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट हमारे पास क्या है, K4
FeCN6, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ पूरा का पूरा पोर्शन है, इसी को जनरली हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में अगर आप देखेंगे तो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ये आपका है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, जो कि बॉन्डेड होता है टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड। यानी कि अगर पॉजिटिव है मेटल एटम तो मेटल एटम जनरली पॉजिटिव होता है, तो जो इससे जुड़ा हुआ होगा वो नेगेटिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। अपोजिटली चार्ज नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और इसे जनरली हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसे जनरली हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से भी हम इसी को जानते हैं। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, एक यूनिट की तरह बिहेव करता है और नॉन आयोनाइजेबल होता है। कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये इट इज अ यूनिट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि एक यूनिट की तरह बिहेव करता है, अकेले है, हाँ, इसको हम आयोनाइज नहीं कर सकते। और ये कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल। कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल है, आयोनाइज इसको नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको आयोनाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक, और साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ जो है ये आपका लिगेंड है। लिगेंड यहाँ पर जो आपने ऐड किया है ये अपोजिटली चार्ज होता है। अपोजिटली चार्ज इस पे जैसा चार्ज होगा उस हिसाब से होगा, या तो ये आपका निगेटिवली चार्ज होगा या फिर ये न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हम इसको कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CONH3 का होल प्राइस Cl3, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, CONH3 का होल प्राइस Cl3, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में है। ये पूरा का पूरा एक क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंटाइटी को हम क्या कहते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर यहीं पे नेट निगेटिव चार्ज हो तो उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से हम जानते हैं, और साथ ही साथ अगर नो नेट चार्ज हो तो हम उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे क्या कहेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन अगर पॉजिटिव है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर निगेटिव है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर यहीं पे न्यूट्रल है तो उसे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। जैसे कि अभी इस पर आप कोई चार्ज नहीं देख रहे हैं तो ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होगा। ऐसे ही अगर हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जस्ट FeCN6 मैंने अब हटा दिया, K4 को हटा दिया है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा FeCN6 4-, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, या इसे हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके अलावा अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे कि CONH3 6 3+, ये आपका क्या हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स निगेटिव को एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और जिस पे चार्ज नहीं है उसे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, निकल कार्बोनिल, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था, ठीक है, कि इस पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है निकल पर, और साथ ही साथ पूरे स्फीयर पर भी कोई चार्ज नहीं है,
नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, अगली हेडिंग है वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed with the central metal ion by ligands, or in or other words अगर हम देखें the total number of ligands attached to a central metal ion is called the coordination number। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू डी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ लिगेंड मतलब n और d मतलब उनकी डेंटिसिटी, तो वहाँ से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम से या फिर सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उन्होंने कितने कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो इसके डेफिनेशन है। पहला है द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट bonds formed between central metal atom या ions and ligands। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या फिर जनरली हम नंबर ऑफ लिगेंड्स की बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयंस। ठीक है, तो इनसे जितने भी लिगेंड्स जुड़े होते हैं इनके नंबर को भी हम क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दैट हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता है n इंटू डी। व्हाट इज n? n मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स, और d मतलब होता है डेंटिसिटी, कितनी डेंटिसिटी है। तो जैसा कि मोनोडेंटेट है तो डेंटिसिटी 1, बाइडेंटेट है तो डेंटिसिटी 2, हेक्साडेंटेट है तो डेंटिसिटी कितनी होगी, 6 होगी। इसके बेसिस पर यहाँ पे आप देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लेकर हम आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बता देते हैं। एग्जांपल है, सपोज दैट हमारे पास क्या है, FeCN6 4-, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि Cn पे हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो कि साइनाइड है, या जिसे हम साइनो कहते हैं। इसका नाम होता है हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो Cn यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, टोटल 6 हैं, और उनकी डेंटिसिटी कितनी है, साइनाइड जो होता है मोनोडेंटेट होता है, तो डेंटिसिटी कितनी है, 1। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं। आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, जितने नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं उन्हें हम नंबर ऑफ लिगेंड्स कहते हैं, और ये डेंटिसिटी कितनी उस लिगेंड की, 1 है। तो इसलिए 6 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर Fe2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है Fe2+ का कितना होगा, वो है 6। Fe2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होता है। ठीक है, Fe2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आयरन है Fe2+ आयन है, इसका कितना होगा, 6 होगा। ऐसे ही हम और भी कॉम्प्लेक्स आयन का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का हम क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे और भी बाकी चीज़ों के कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे हम लोग। इसके लिए मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट हमने लिखा है
कुछ इस तरीके से CuEn ट्वाइस 2+, ठीक है, हमने ये लिखा है। तो ऐसे समय में यहाँ पे En मतलब एथिलीन डायमीन है। तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जो लिगेंड जुड़ा हुआ है उसके नंबर कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर अगर आप देखेंगे तो Cu से जुड़े हुए लिगेंड यानी कि इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड देखना होगा, तो 2 है, और उसकी डेंसिटी। और आपको पता है एथिलीन डायमीन बाइडेंडेट होता है तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी 2। तो यहाँ पे 2 × 2 कितना आ रहा है 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4 होगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है जिसमें आयरन और ऑक्जेलेट का कॉम्प्लेक्स बनाया गया है Fe के साथ C2O4 3, और यहाँ पे जो स्फीयर पे चार्ज है वो कितना है 3-, कितना है 3- है। तो ऐसे समय में कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का निकालोगे, और सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पे Fe3+ यानी कि फेरिक है, तो सेंट्रल मेटल आयन यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe3+ अगर आप निकालेंगे तो इसके लिए नंबर ऑफ लिगेंड आपको देखना होगा। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 3 हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर डेंसिटी देखनी होगी। तो जो ऑक्जेलेट है ये आपका बाइडेंडेट लिगेंड है। कैसा है, बाइडेंडेट लिगेंड है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी 2। तो नंबर ऑफ लिगेंड 3 है और डेंसिटी हो जाएगी 2, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6 यहाँ पे आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 आएगा। ऐसे ही सपोज दैट डिफरेंट टाइप के हैं, तो कुछ इस तरीके से आपके पास CONH3 का Cl3 इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप CO का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं यानी कि CO पे 3+ का चार्ज होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO यानी कि कोबाल्ट आयन 3+ का यहाँ पे निकालेंगे तो नंबर ऑफ लिगेंड 3 यहाँ पे है जिसकी डेंसिटी 1 है, और प्लस 3 यहाँ पे है जिसकी डेंसिटी 1 है। तो 3 + 3 = कितना आएगा 6। तो कोबाल्ट 3+ आयन की डेंसिटी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6 आया। तो निकालने का तरीका आप समझ चुके हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, या हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर बाय गिवन फार्मूला, ठीक है। या फिर आप अगर इसका स्ट्रक्चर अच्छे से जानते हो तो उसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को काउंट कर लीजिए, आपको वहाँ से भी कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला है वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, इसको निकालने का भी तरीका आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाएगा। सपोज दैट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है यानी कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, जैसे कि FeCN6 4-। आपसे बोला गया कि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालेंगे तो 6 आएगा नो डाउट, क्योंकि जो साइनाइड है वो कितना है मोनोडेंटेट लिगेंड है, और फार्मूला आपको मैंने बता दिया था। अब यहीं पे अगर पूछ लिया जाए बताइए आयरन का यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो इसको निकालने का फार्मूला होता है रेडॉक्स रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा, उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फार्मूला बताया जाता है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे चार्ज कितना है, जितना भी चार्ज होगा उसको हम क्या करेंगे एक साइड करेंगे, तो -4 है। जिसका निकालना होता है जैसे आयरन का निकालना है तो उसको हम x मान लेंगे, जो भी बाकी के हैं अगर नंबर के साथ है तो नंबर को लिखेंगे, और वहाँ पे हम Cn- का क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसा कि आपको पता है x + 6 व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली किसी पर भी चार्ज के द्वारा निकाला जाता है। Cn- का कितना होगा यहाँ पे -1 होता है, तो ऐसे समय में -1 हो जाएगा इक्वल्स टू -4, तो x - 6 = -4।
यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 6 - 4 इक्वल टू कितना आता है आपका +2। याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा साइन के साथ दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आयरन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितने का है +2, इसलिए Fe+2 या 2+ लिखा जाता है। ठीक है, और इसको जब भी कभी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग के दौरान हम लोग वहाँ पर रोमन में वैल्यू लिख देते हैं। जैसे कि आयरन है तो आयरन के साथ हमने कितना लिख दिया 2, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग नेमिंग के दौरान यानी कि नॉमेनक्लेचर के दौरान लिखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का आपको मैंने फार्मूला बताया। यहीं पे जैसे निकिल है, निकिल कार्बोनिल एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है निकिल कार्बोनिल। इसका अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल्स टू 0 करना होगा। निकिल का आपको निकालना है तो x कर देते हैं 4 इंटू कार्बोनिल यानी कि CO। ठीक है, CO पे कोई चार्ज नहीं है, कैसा है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का कितना होता है 0, तो 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू सिर्फ कितना मिला 0, यानी कि निकिल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा 0 होगा। निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना मिलेगा, या ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का वो 0 मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि उस स्पीसीज पर चार्ज कितना होगा, बाकी जितने पे चार्ज होगा उसको हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन किसे कहते हैं ये आपको समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद अगला टॉपिक है जैसे हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के नाम से जानते हैं। पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, चलिए, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगैंड एटम्स। एक तरीके से लिगैंड एटम्स का स्पेशियल अरेंजमेंट है विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम, जो कि सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच होते हैं, यानी कि इट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड्स, स्पेशियल arrangement of ligands directly attached to the central metal atom या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। तो लिगैंड्स जो कि डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़े हुए हैं, इनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वही आपका क्या कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे ले लेते हैं CONH3 2+, आपका CONH3 2+ है, सॉरी 3+ है, यहाँ पर कितना 3+ दिया गया। ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स आयन है और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं ज्योमेट्री जो है किसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री होती है उसी के स्पेशियल अरेंजमेंट को यानी कि ज्योमेट्री को ही हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पे NiCO4 है तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है टेट्राहेड्रल। इनकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो इसी ज्योमेट्री को ही या स्पेशल अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के नाम से जानते हैं। सपोज दैट हमारे पास कुछ इस तरीके से है CONH3 CONH3 या NH3 का 4 Cl2 ऐसे कर लेते हैं, 4 है Cl2 है और बाहर आपका कितना है यहाँ पे Cl लिखा हुआ है। तो इसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख रहे हैं यानी कि जो ब्रैकेट में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के नाम से
जानते हैं। तो आप तो ये तो समझ चुके हैं कि पॉलीहेड्रॉन कोऑर्डिनेशन, पॉलीहेड्रॉन किसे कहते हैं, मतलब जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, ठीक है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में समझना जरूरी है। ये है आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अलावा जो यहाँ पे Cl लिखा है इसे आयोनाइजेबल या फिर काउंटर आयन के नाम से जानते हैं, आयोनाइजेबल और काउंटर आयन कहते हैं, ठीक है, आयोनाइजेबल आयन कहते हैं या फिर काउंटर आयन कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है। जो यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं ये क्या है, लिगेंड्स कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। और यहाँ पे जो नंबर लिखे जाते हैं इनके बेसिस पर जनरली हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो हर एक का अपना क्या है, अलग अलग यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये डिफरेंट टाइप की रिप्रेजेंटेशन से मिलकर बनता है और इन्हीं रिप्रेजेंटेशन को हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अगला है वो है आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बाद अब हम बात करेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन इज बॉन्डेड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, सबसे सिंपल सा लाइन है, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स अगर पाए जाएं तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि K4FeCN6, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ Cn है, एक ही टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंडेट लिगेंड है। ऐसे ही CrNH3 6 3+, ये भी आपका होमोलेप्टिक है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हेट्रोलेप्टिक का मतलब, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, तो हेट्रोलेप्टिक जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान रखना है मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड, मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड, एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स जो होते हैं ये आपके किस में आते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने सपोज दैट NH3 4Cl2 इस तरीके से लिखा है, NH3 4Cl2 और यहाँ पे कितना लिखा प्लस, तो ये आपका NH3 डिफरेंट हो गया और Cl डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे दो अलग अलग क्या है, लिगेंड जुड़े हुए हैं, भले ही वो मोनोडेंडेट हों लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। एक यहाँ पे एमीन है तो दूसरा क्लोरो है, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि जिसे EAN के नाम से जानते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये जैसे EAN के नाम से जानते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अंतर्गत आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि जब भी कभी EAN की बात करेंगे तो EAN इक्वल टू होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रखिएगा, Z का मतलब है
एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। ठीक है, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से है, या फिर इसे जनरली हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। और CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट हमारे पास क्या है, ध्यान रखिएगा, सपोज दैट हमारे पास FeCN6 4 माइनस है। आपसे बोला गया यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए आयरन का, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पता होना चाहिए। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, जेड की वैल्यू आयरन के लिए वो होती है 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए आयरन पे। यहाँ पे जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2+ मिलेगा, तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे प्लस में कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा प्लस में 2। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, और ये सभी वैल्यू रख करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जेड की जगह हम रखेंगे 26। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 6। 26 में से 2 गया, कितना हो जाएगा आपका 24, और यहाँ पे 12 है, और ये 4 2 कितना हो गया 6, यानी कि 36। ठीक है, 24 और 12 आप ऐड करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, ध्यान रखिएगा, 36 जो है ये क्रिप्टॉन यानी कि जो कि एक नोबल गैस है, नोबल गैस है, इसके एटॉमिक नंबर से मिलता है। जो वैल्यू आई है ये 36 है, और ये क्रिप्टॉन नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मिलता है। यानी कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब, यानी कि इससे ये पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स अपना स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ऐसे समय में ध्यान रखना है कि कब आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो डिपेंड करता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आता है, ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर आता है, तो इससे ये पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, और कई जगहों पर ये रूल क्या हो जाता है, फेल भी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 36 के अलावा 35 आता तो हम उसको स्टेबल नहीं कह सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 36 आया, और आपको पता है आयरन के आगे नोबल गैस कौन आता है, क्रिप्टॉन। तो अगर नेक्स्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के जेड से मिलता है, यानी कि एटॉमिक नंबर से इक्वल होता है, तो ऐसे समय में कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा होगा, आपका स्टेबल होगा। ध्यान रखिएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल मिलता है। क्लियर? तो यहाँ तक तो हमने आपको लिगेंड्स के बाद आज के इस लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे वो हमने टोटल बता दिए हैं आपको। इसके बाद हम थ्योरी पे डिस्कस करेंगे जिनका नाम है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। साथ ही साथ हम लोग नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे, और नॉमेनक्लेचर के साथ आइसोमेरिज्म के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।